तो कहानी के द्वारा कैसे किसी चीज़ को पेश करें, उसका एक और उदाहरण लेंगे आज। कहानी से क्या होता है, थोड़ी चर्चा पहले भी हुई थी कि कहानी में ब्रेन के जो दोनों हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, उसके बीच में ये जो ब्रिज है जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, जिसमें कि 20 करोड़ नर्व फाइबर्स हैं, न्यूरॉन्स के ये लड़ियाँ हैं, और ये स्ट्रॉन्ग जितनी होंगी उतना हमारा ब्रेन अच्छा काम करेगा। तो इमोशन और इंटेलेक्ट, दिल और दिमाग आम भाषा में जिसको बोलते हैं, वो उन दोनों की दोस्ती, या यिन और यांग कह लीजिए, उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी होगी। तो ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, खुशी के लिए ये कंडीशन है कि ये जो ब्रिज है न्यूरोलॉजिकली हम देखें कि खुशी की क्या परिभाषा है, तो उसका एक इंडिकेटर ये है कि भाई ये जो आपका ब्रिज है ये बहुत स्ट्रांग होता है और आप ज़िंदगी में बहुत संतुलित होते हैं, ओवर इमोशनल नहीं होंगे इत्यादि। तो इससे ब्रेन समृद्ध भी होता है। तो कहानी का एलिमेंट हम डाल दें किसी भी चीज़ में, तो उससे ब्रेन का भी इवोल्यूशन होगा और वो इन्फॉर्मेशन याद भी रहेगी बच्चों को। तो कि कहानी में क्या होता है कि एम्पैथी का एक एलिमेंट होता है। एम्पैथी का मतलब जिस कैरेक्टर की बात हो रही है उसके साथ हमारी सहानुभूति, उसके साथ हमारा मन जुड़ जाता है। तो दुखी है तो हम भी दुखी होने लगते हैं। तो इसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। जो कहानी सुना रहा है वो भी महसूस कर रहा है उस इमोशन को, और जो सुन रहा है वो भी, जैसे फिल्मों में होता है। तो एक छोटा सा उदाहरण, तो आप कल्पना कीजिए कि आप मेरी जगह बैठे हैं, नहीं तो आपके लिए उल्टा पड़ेगा। तो ये भारत है, ये कश्मीर है, इधर अभी का पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है, ये चीन है, ये तिब्बत है। पुराने ज़माने में जिसको तिब्बत बोलते थे, आजकल तो चीन ही बोलते हैं उसको भी। तो ये मैप है। तो ये जो कश्मीर का इलाका है, इससे इधर एक जगह, तो वहाँ एक किसान ने देखा कि कोई विदेशी है और वो चारों तरफ खोया खोया सा देख रहा है। और देख क्या रहा है, एक जगह है जहाँ खंडर ही खंडर हैं, बहुत बड़े इलाके तक खंडर हैं। तो ये जो बूढ़ा किसान है ये उसके पास जाता है, उसको बहुत जिज्ञासा होती है कि ये विदेशी आते रहते थे बीच बीच में, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, इन खंडरों को क्यों देख रहा है। तो ये वहाँ जाता है। बूढ़ा कहता है कि आप क्या देख रहे हैं। तो कहता है कि तक्षशिला नगर बहुत सुंदर पत्थरों से तराशा हुआ, बहुत भव्य, यहाँ तो वो होना चाहिए था। तो ये बहुत उदास हो जाता है बूढ़ा। तो ये कहता है कि ये हमारा नगर था किसी ज़माने में, लेकिन जब गुप्त साम्राज्य कमज़ोर होने लगा, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जाने के बाद, जो कि 415 तक ही रहे, सन 415 तक, उसके बाद क्या हुआ कि हूण लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, और ये नगर तो विश्व प्रसिद्ध था और विश्वविद्यालय भी था, तक्षशिला, इसको उन्होंने, हूण लोगों ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन आप कौन हैं। उसने कहा मेरा नाम हुएनसांग है। तो ये बात है सन 630 की। सन 630 में हुएनसांग आया था। तो इसने कहा कि आपको कैसे पता यहाँ पे तक्षशिला था। कि यार काफ़ी साल पहले एक दूसरा चीन का यात्री भारत आया था जिसका नाम फाहियान था, और फाहियान ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की तक्षशिला की, और उसने ये बोला कि जब ये चीन से
जब आगे चलते हुए आप बैक्ट्रिया पहुंचेंगे, उस ज़माने में बैक्ट्रिया बोलते थे जिसको आज अफ़गानिस्तान कहते हैं, और आप खैबर दर्रे को पार करोगे, उसके बाद जो इलाका आएगा वहाँ ये नगर है, और उसका नाम है तक्षशिला, जिसका मतलब तराशे हुए सुंदर पत्थरों का शहर। तो ये बूढ़े ने कहा कि आप इतनी बड़ी यात्रा करके कैसे आ गए? कि हाँ, बहुत विकट यात्रा थी, और मैं तो भाग के आया, और भाग के इसलिए आया कि अभी जो हमारे सम्राट हैं ताइज़ोंग जिनका नाम है, वो तो उन्होंने बोला कि तू नहीं जा सकता भारत। मैं उनके पास गया तो ये भिक्षु था, ह्वेनसांग बौद्ध भिक्षु था, कि मैं इसलिए आया कि मैं ध्यान तो करता हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध ने एग्जैक्टली क्या कहा, ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है। संस्कृत से चीनी भाषा में जो ट्रांसलेशन उपलब्ध है अच्छा नहीं है, इसलिए मैं भारत आकर के और संस्कृत सीख के यहाँ के जो ओरिजिनल ग्रंथ हैं उनकी स्टडी करूँगा, इसलिए मैं आया। तो बूढ़ा बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन बाप रे, इतनी बड़ी यात्रा कि क्या बताऊँ आपको। ये गोबी डेजर्ट पहले तो पार करना कि बहुत मुश्किल हुआ। गोबी डेजर्ट आप मैप में देखेंगे अभी भी उसको, गोबी डेजर्ट ही, बहुत बड़ा रेगिस्तान। तो वहाँ से कि व्यापारिक मार्ग हैं, और ये जो ऊँटों के काफ़िले व्यापारी जब जा रहे थे उनके साथ साथ चलता हुआ, लेकिन कि बीच में बवंडर आया और मैं अकेला पड़ गया, और मैं तो मर ही जाता, मैं बेहोश हो गया, और कि मेरे घोड़े ने मुझे बचाया। जब मुझे होश आया तो मेरा घोड़ा मुझे खींच करके और ऐसी जगह ले आया था जहाँ की एक झील थी, और कि झील का पानी मैंने पिया, उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा। तो अब की ये तक्षशिला तो है नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि यहाँ तो बहुत किताबें थी, बौद्ध ग्रंथ थे। तो बूढ़ा कहने लगा, आप ऐसा करो कि आप सीधे चले जाओ। तो ये है तक्षशिला, ये तक्षशिला है। अभी का जो भारत की बाउंड्री है, तो तक्षशिला पड़ेगा आपका पाकिस्तान में, और कि आप सीधे ये आगे गंगा नदी आएगी कुछ देर में, वहाँ गंगा नदी के साथ 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 चलते जाओ, आगे चल कर के एक जगह आएगी नालंदा, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, और नालंदा में आपको सारे ग्रंथ मिल जाएंगे। तो कहते हैं कि ह्वेनसांग आगे बढ़ने लगे, लेकिन पहले वो गए महाराज जी के पास, और उस समय महाराज कौन थे यहाँ? वो थे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन भी बौद्ध थे। तो हर्षवर्धन ने बहुत ज़्यादा उनका स्वागत किया, और इतनी ज़्यादा उनकी दोस्ती हो गई कि तब हर्षवर्धन ने कहा उनको कि ह्वेनसांग आपको जो चाहिए वो मैं इंतज़ाम करूँगा, और जो ग्रंथ आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो आपकी वापसी की जो यात्रा है उसका भी मैं इंतज़ाम करूँगा। तो यहाँ से आप अगर शुरू करें तो आप ये जो गुप्त साम्राज्य है इसको कवर कर सकते हैं, जिसको स्वर्ण काल माना जाता था, लेकिन उसकी वो समाप्ति की कगार पे था इस समय। बाहर से इसीलिए आक्रमण शुरू हो गए थे, कमज़ोर पड़ गया था ये साम्राज्य। तो वहाँ से आप शुरू करके, और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया था। कब? जब फाहियान जब आया तब तो समृद्ध था, लेकिन फाहियान के बाद कमज़ोर पड़ने लगा। और अभी जब ह्वेनसांग आया तो अब तक तो ख़त्म हो गया था कभी का, क्योंकि ये जो ह्वेनसांग जब भारत आए तो अब तो ये बात तो बहुत बात की है ना, 630 की है। तो 630 में कौन था? अब तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने दोबारा से एक छोटा सा, उतना बड़ा साम्राज्य नहीं जितना गुप्त लोगों का था, लेकिन बनाया, और बहुत अच्छा, बहुत उदार राजा माना जाता है। कई कहानियाँ भी हैं उनकी। तो ह्वेनसांग, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो कि एक तो मैप आएगा इसमें, देखो आप मैप में बताओगे ये कि ये पुराने नाम हैं, जैसे मैं बैक्ट्रिया बोल रहा था इत्यादि।
ये तक्षशिला अब तो है ही नहीं मैप में क्योंकि ख़त्म हो गया, लेकिन आप मैप में दिखा सकते हैं कि ये फाइयान ने मतलब किधर किधर से आया एक, उसके बाद अभी ये जो ह्वेनसांग है ये किधर किधर से आया, और फिर आप ये जो हर्षवर्धन का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, कैसा कैसा था। तो इसमें मैप है जो कि भूगोल है, तब का और अब का कंपैरिजन कर सकते हैं। और उसके बाद इतिहास तो है ही, इतिहास है। और आए क्यों थे? आए थे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। मतलब ये जो अंदर की यात्रा है, इसके लिए लोगों ने क्या क्या किया जान हथेली पे रखकर, और ये जो ग्रंथ ले गए थे वापस, इनके कारण अभी बुद्धिज़्म बचा है, क्योंकि भारत से सब समाप्त हो गया था। अब भारत में ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये भी 8th 9th सेंचुरी हर्षवर्धन के साम्राज्य के कुछ समय बाद फिर वो बाहर के आक्रमणकारी आने लगे, और उस ज़माने में सबसे अच्छी जो चीज़ है उसको पहले ध्वस्त करते थे। तो कहते हैं कि नालंदा का जो पुस्तकालय था उसमें कई कई महीनों तक आग लगी रही, वहाँ आग लगा दी उन्होंने, सारी किताबें ध्वस्त कर दी। तो ये जो लिटरेचर बचा रहा, ये इनके कारण, ये जो यात्री लोग आए, ये जो अपने साथ ग्रंथ ले गए थे, फिर उनका ट्रांसलेशन हुआ, और उसके कारण फिर आप और आगे बढ़ा सकते हो कि चीन में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा बचा हुआ था और आसपास के देशों में, लेकिन उसके बाद तो अभी हाल ही में जब से कम्युनिज़्म आया वहाँ, तो कम्युनिस्ट लोगों ने फिर गड़बड़ करनी शुरू कर दी। जो बौद्ध मठ थे वहाँ, उनको ध्वस्त करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से जो बौद्ध लोग हैं, गुरुजी लोग हैं, वो जान बचा करके और जगह गए, और अभी अमेरिका में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ख़ासकर ये जो ध्यान की विधियाँ हैं। तो ये एक तरीका है जिससे बहुत रोचक बनेगा, बहुत टीचर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। और आप इसका नाटक बना सकते हैं। हमने एक नाटक बनाया था इसका, जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और अभी तक का था कि भारत में गौतम बुद्ध हुए थे जिन्होंने कि इतने अच्छी तरीके से हर चीज़ समझा करके बताई, क्योंकि वो लिटरेचर बहुत समृद्ध है। मतलब हर बात, लोग कहते हैं कि, मैंने तो पढ़ा नहीं है, कि बुद्ध ने हर बात 4 प्रकार से लिखी। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, 4 प्रकार से, ताकि कोई मिस इंटरप्रिटेशन का चांस ना हो। तो वो इतना समृद्ध जो धर्म था और जो ध्यान विधियाँ थी, वो समाप्त कैसे हो गई भारत से लगभग। तो ये सारा, और फिर वापस कैसे आ रहा है, वापस आ रहा है तो आप दलाई लामा जी तक आ सकते हैं। भाई कम्युनिज़्म जब फैलने लगा तो दलाई लामा जी कैसे करके भारत आए, और अभी भारत में हैं। दलाई लामा जी को नोबेल अवार्ड भी मिला। तो भारत में दोबारा से वो जो ध्यान विधियाँ हैं, वो दोबारा से फिर प्रतिष्ठित हो रही हैं, इत्यादि। तो ये एक मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ।